हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल बी प्रिपेयर। हम अपना चैप्टर 4 स्टार्ट कर चुके हैं, अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर्स। सबसे पहले हमने ईयू के बारे में पढ़ा कि कैसे 1992 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई और आज के टाइम पर कैसे ये एक काफ़ी बड़ी सुपर पावर बनकर उभर रही है। तो ये था ईयू के बारे में। अब हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे ऑल अबाउट एशियन, कैसे जो एशिया की कंट्री है उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशंस को बनाया और कैसे ये स्मॉलर लेवल पर बट एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में उभर रही है। आज हम सब कुछ एशियन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देर करे आज का हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो हम एशियन के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले एशियन फ्लैग के बारे में पढ़ेंगे। एशियन फ्लैग आप अगर बुक में देखोगे तो वहाँ पर साइड में एक दिया गया है। एंड अगर हम इस एशियन फ्लैग के बारे में डिटेल में पढ़े तो जो एशियन का फ्लैग है इसमें सबसे पहले सर्कल में ऐसे करके कुछ फ्लैग्स दी गई हैं। एंड जो ये हैं इन्हें हम लोगी की ये फ्लैग्स बोलते हैं, यानी जो धान की जो बालियां हैं वो दी गई है। एंड ये जो फ्लैग्स है ये 10 है, यानी जो एशियन में जो 10 कंट्रीज है ये उनको सिंबलाइज करती है, यानी उन देशों को दिखाती है जो कि ये आपस में बंधी हुई है। एंड इनकी फ्रेंडशिप को लेकर ये आपस में बंधी हुई है। साथ ही जो ये सर्कल है जो दिखा रहा है ये यहाँ की यूनिटी को सिंबलाइज करता है, यानी यहाँ की यूनिटी दिखाता है। तो ये था एशियन फ्लैग के बारे में। अब हम जो एशियन जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन है उसके बारे में हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। एशियन है ये जो एशिया की जो साउथ ईस्ट कंट्री है उनके द्वारा बनाई गई एक एसोसिएशंस है। तो सबसे पहले हुआ क्या था कि जो सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था 1945 में, इसने वर्ल्ड को काफ़ी हार्म कर दिया था। और जो साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्री थी वो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, क्योंकि कभी उन्हें यूरोप के कारण झेलना पड़ता था और कभी उन्हें जापान की रूलर के अंडर्स काम करना पड़ता था। तो इन चीज़ों के कारण जो एशियन जो कंट्रीज थी वो काफ़ी पिछड़ चुकी थी, यानी उनका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो काफ़ी लो लेवल पर जा चुका था। अब जब 1945 में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो ख़त्म होता है तो यहाँ पर इन लोगों को काफ़ी जो प्रॉब्लम है वो फेस करनी पड़ी। जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ये काफ़ी पीछे रह चुके थे, एंड साथ ही जो नेशन डेवलपमेंट की प्रॉब्लम इनके आगे थी और पुअरनेस जैसी काफ़ी प्रॉब्लम्स ये फेस कर रहे थे। वैसे ही जो कोल्ड वॉर था उसमें भी इन्हें प्रॉब्लम हुई, क्योंकि इन पे प्रेशर डाला गया कि आप किसी न किसी एक सुपर पावर्स के साथ जाकर मिलो। तो ऐसी जो ये भागम भाग की जो सिचुएशन बनी हुई थी, ऐसे में जो साउथ ईस्ट एशिया जो कंट्रीज थी वो अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी। और जो बाडूंग सम्मेलन और जो नाम मूवमेंट था, नॉन अलाइंड मूवमेंट, वे भी इस फील्ड में कुछ ज़्यादा नहीं कर पा रहे थे, इनके डेवलपमेंट में कुछ फॉर्मल नहीं कर रहे थे। तो जो ये कंट्रीज थी इन्होंने अपने डेवलपमेंट के लिए साउथ ईस्ट एशियन का एक इस्टेब्लिशमेंट की, एक ऑर्गेनाइजेशन की, ताकि ये अपना डेवलपमेंट कर सके और एक अल्टरनेटिव ऑप्शन इन्होंने प्रोवाइड किया। तो इसी के साथ यहाँ पर 1967 में जो एशियन है उसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई थी 5 कंट्रीज़ के थ्रू। एंड यहाँ पर बैंकॉक में एक सिग्नेचर हुए थे एक एग्रीमेंट पर। एंड इस डिक्लेरेशन में जो साइन करने वाली जो कंट्री थी वो थी इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। इन 5 कंट्रीज़ ने ही मिलकर आसियान की इस्टेब्लिशमेंट की थी। जो अगर हम इसकी एम्स की बात करें, ऑब्जेक्टिव की बात करें, तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था इकोनॉमिक ग्रोथ। जो अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ करके सोशल एंड कल्चरल जो प्रोग्रेस है एंड जो कल्चरल डेवलपमेंट है उसको फाइंड करना, यानी उसका और ज़्यादा डेवलपमेंट करना इकोनॉमिक डेवलपमेंट के थ्रू, इसका एक एम था। सेकंड जो इसका जो एम था वो था रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी को बनाए रखना, यानी ये किसी ज़्यादा वॉर में, ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट में या इंटरनेशनल लेवल पर ज़्यादा काम नहीं करना चाहती थी। इसके जो एम थे वो भी एक स्मॉल स्केल पर थे एंड डेवलपमेंट के एंड पीस इन चीज़ों से लेकर ये रिलेट करता था। फिर उसके बाद इसमें 5 कंट्री और ऐड होती हैं। इनमें ये 5 कंट्री थी ब्रुनेई, दारुसलाम, वियतनाम, लाहौस, म्यांमार और कंबोडिया। ये 5 कंट्री भी एशियन में आकर मिल जाती हैं और इनका नंबर हो जाता है टोटल 10। अब ये 10 कंट्रीज हो चुकी थी जो कि एशियन को लीड कर रही थी।
तो जैसे कि यूरोपियन यूनियन थी एक ऑर्गेनाइजेशन, वैसे ये थोड़ी सी स्ट्रक्चरल और चीज़ों को लेकर यूरोपियन यूनियन से अलग थी, क्योंकि जो यूरोपियन यूनियन है उसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट थी, पर यहाँ पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। इसकी जो स्ट्रक्चरल पावर थी, इंस्टीट्यूशन थे, इनकी जो डिज़ायर थी वो काफ़ी कम थी, और इनका मानना था कि हम यानी कॉरपोरेशन कर कर या फिर बिना फाइट करे एक फॉर्मल वे या फिर इनफॉर्मल वे से हम अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। एंड ये किसी भी वॉर या फाइट में ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखती थी। तो इसी जो इसकी कोऑपरेटिव वे था जो जीने एक आगे बढ़ने का, ग्रोथ करने का, इसको एशियन वे कहा गया, और ये काफ़ी फेमस हुई। तो जो इसके ऑब्जेक्टिव थे, एशियन ऑर्गेनाइजेशंस के जो ऑब्जेक्टिव थे वो भी काफ़ी लो लेवल पर थे। एंड फिर अब इसने क्या होता है कि ये अपने जो ऑब्जेक्टिव है उनको इकोनॉमिक और सोशल स्पेयर से थोड़ा बढ़ाती है। जब ये थोड़ा फेमस हो जाती है तो ये अपने ऑब्जेक्टिव्स को बढ़ाती है। एंड 2003 में क्या होता है कि EU की तरह इसने भी अपने 3 पिलर की इस्टेब्लिशमेंट की। इनमें था एशियन सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक एंड सोशल कल्चरल कम्युनिटी। जैसे यूरोपियन यूनियन ने हर फील्ड में आगे जा रहा था, वैसे ही इसने भी अपने कम्युनिटीज़ की इस्टेब्लिशमेंट की, पर ये थोड़ा छोटे लेवल पे थी। तो उसी के साथ जो यहाँ की जो सिक्योरिटी कम्युनिटी थी वो किस चीज़ पर बेस्ड थी, वो कन्विक्शन एंड टेरिटोरियल डिस्प्यूट है उन पर, उनसे निकलना है वो इस चीज़ पर बेस थी। होता क्या है, तो 2003 में यहाँ पर काफ़ी सारे एग्रीमेंट जो इनकी मेंबर स्टेट है उनसे साइन किए जाते हैं। ये जो एग्रीमेंट थे ये थे पीस, न्यूट्रलिटी, कॉर्पोरेशन, नॉन इंटरफेरेंस, रिस्पेक्ट ऑफ नेशनल डिफरेंसेस। इन चीज़ों को लेकर ये एग्रीमेंट साइन किए गए थे। देन उसके बाद जो यहाँ की 1994 में यहाँ की जो फॉरेन पॉलिसी और जो अदर जो इश्यूज हैं उनको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड किया गया था। अगर हम बात करें तो जो आसियान है वो एक ऐसा इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन था जो कि जैसे पहले था वैसे वो आज भी बना हुआ है, यानी आज भी वो एग्जिस्टेंस रखता है। काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो डेवलप होती हैं और कुछ रीजंस के कारण वो ख़त्म हो जाती है, पर एशियन जो है वो आज भी ऐसे का ऐसे ही बना हुआ है। अगर हम यूरोपियन यूनियन की बात करें तो यूरोपियन यूनियन, जापान और US है कि अगर कंपेयर करें तो यहाँ जो एशियन की जो इकोनॉमी है वो इनसे काफ़ी छोटी है, यानी वो काफ़ी बड़े स्केल पर डेवलप नहीं हुई है। पर फिर भी ये कहीं ना कहीं जो यहाँ की इस ग्रुप की जो मेंबर्स कंट्रीज़ है और थोड़ा बहुत जो कंट्रीज़ के बाहर भी ये कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करती है इसकी ग्रोथ, यानी कहीं ना कहीं इसका जो इन्फ्लुएंस है वो अब भी कुछ स्टेट्स पर, तो जो इसका इन्फ्लुएंस है वो कहीं ना कहीं अब भी कुछ स्टेट पर बना हुआ है। अगर हम इसकी इकोनॉमिक कमेटी की बात करते हैं तो जो इसकी इकोनॉमिक कमेटी है उसका मेन एम था कि एशियन की जो स्टेट्स हैं उन्हें एक कॉमन मार्केट प्रोवाइड करवाना एंड प्रोडक्शन के कुछ ऑप्शंस प्रोवाइड करना, जिससे जो ये अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट है तेज़ी से कर सके। वैसे ही जो इसका एक और जो मेन एम था वो था कि ये एक कॉमन मार्केट के थ्रू अपने जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाए और सोशल और जो कल्चरल इसका डेवलपमेंट है उसको भी इस चीज़ से हेल्प मिलेगी। एंड साथ ही जो इसकी पॉलिसी है कि जो इकोनॉमिक्स इशू होते हैं उन्हें कैसे सोल्व करें, उसमें भी इसको हेल्प मिलेगी। अगर जो अदर कंट्रीज है जैसे एशिया, जैसे अमेरिका एंड जो चाइना है वो भी अब इसमें थोड़ा अपना इनिशिएटिव ले रही थी एशियंस को लेकर, एशियन ऑर्गेनाइजेशंस को लेकर, और कहीं ना कहीं इस चीज़ में कम्युनिकेट भी करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। जो एशियन है वो रैपिडली ग्रो कर रहा था, यानी वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के रूप में बढ़ने की ट्राई कर रहा था। इसी की फील्ड में इसका एक विजन था 2020, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर एक अलग इम्पोर्टेंस दिखाना था अपने आप को, और इस फील्ड में वो आगे काम भी कर रहा था। जो एशियन है वो इंक्रीज करता था कि आप जो कॉन्फ्लिक्ट की जगह आप कम्युनिकेट भी कर सकते हो, यानी जो फाइट है वो हर चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होती है। इनका मानना था कि आप अगर कम्युनिकेट करते हो तो भी आप चीज़ों को सोल्व कर सकते हो। और इसी फील्ड में यहाँ पर एनुअली मीटिंग भी होती थी, जैसे कॉन्फ्लिक्ट थी कंबोडिया और ईस्ट तिमोर को लेकर कुछ कॉन्फ्लिक्ट चली हुई थी, वो एनुअली जो मीटिंग होती थी उनमें इनको सोल्व किया जाता था।
अगर हम एशियन की जो करंट इकोनॉमिक्स की बात करें तो ये इसकी जो स्ट्रेंथ है वो इसकी यूनिटी है। एंड अभी जो इसका ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट जो वर्ल्ड है वो इसको एक ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट पार्टनर की तरह देखने लगा है, यानी इंटरनेशनल लेवल पर इसको इम्पोर्टेंस दी जाने लगी है। और काफ़ी कंट्री इसे अपना इन्वेस्टमेंट, काफ़ी कंट्रियों को लगता है कि ये एक इन्वेस्टमेंट का एक काफ़ी अच्छा सोर्स है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की जो पॉलिसी थी वो इस चीज़ को लेकर डिफरेंट थी, यानी इंडिया ने पहले इग्नोर किया था एशियन कंट्रीज़ को, पर अब इंडिया ने अपनी जो पॉलिसी है उनमें काफ़ी ज़्यादा चेंज किया है एंड इम्प्रूवमेंट की है। इंडिया ने अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें अमेंड्स किए हैं, और जो यहाँ की 2 मेंबर स्टेट है सिंगापुर एंड थाईलैंड, उनके साथ फ्री बिजनेस के लिए एग्रीमेंट भी किए हैं। और साथ ही जो इनकी पॉलिसी थी, जो फ्री ट्रेड ट्रीटी थी, उनको भी प्रमोट करने के लिए इंडिया ने इस फील्ड में 2010 में कुछ इफ़ेक्ट्स किए थे ताकि ये प्रमोट हो, और इनके बीच जो रिलेशंस है वो काफ़ी अच्छे हैं। अगर हम बात करें एशियन की तो एशियन एक ऐसी एसोसिएशन है जो कि वह इंटरनेशनल लेवल पर पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेकर इश्यूज़ को उठाती है और वहाँ पर उनको डिस्कस किया जाता है, यानी ये ओनली वन ऐसी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर लोग जो है वो सिक्योरिटी और पॉलिटिकल जैसी चीज़ों को लेकर बातें करते हैं एंड डिस्कस करते हैं। तो ये था हमारा एशियन के बारे में। जो एशियन जो साउथ ईस्ट कंट्री थी उन्होंने अपने डेवलपमेंट के लिए अपनी जो कल्चर या फिर अपने इकोनॉमिक सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट के लिए इस ऑर्गेनाइजेशंस को बनाया था। तो आई होप आपको एशियन के बारे में समझ में आ गया हो। और एशियन फ्लैग जैसे वो मैंने बताया था कि धान की बालियों से बनाया, और 10 स्टेट है, इनको सिंबलाइज करता है, सर्कल इसकी यूनिटी को दिखाता है। तो ये था सारा एशियन के बारे में। जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो चाइना के बारे में होगा। एंड इसी के साथ हमारी जो आज का टॉपिक है वो ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।